हेलो स्टूडेंट्स, तो केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट पार्ट आपने कल पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में आपने बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, बॉन्ड बनने के कारण क्या हो सकते हैं और बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा था। लुईस ऑक्टेट रूल भी पढ़ लिया था, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, ये बॉन्डिंग कैसे होती है। सारी की सारी बॉन्डिंग में खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। तो हम पढ़ेंगे आज वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी इसको कहते हैं वीबीटी। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, देख भी रहे हैं, कमेंट और लाइक थोड़ा कम है और बढ़ाइए, शेयर भी कम है, थोड़ा सा शेयरिंग बढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। आपको तो मिल ही रहा, मुझे भी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि वैलेंस सेल से कैसे बॉन्डिंग होती है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक हमको पढ़ना है ओवरलैपिंग, और दूसरा कुछ लोग तो इंतजार ही कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन। अरे वाह, क्या वर्ड आ गया, इसी को तो पढ़ना था। ओवरलैपिंग पढ़ना है, ओवरलैपिंग थियरी पढ़नी है और हाइब्रिडाइजेशन थियरी हमको आज पढ़नी है। दोनों आज के लेक्चर में खत्म करेंगे। वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी बॉन्डिंग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थियरी। कहां से? ओवरलैपिंग से। हमारी फर्स्ट थियरी ओवरलैपिंग थियरी। ओवरलैपिंग थियरी का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद, या थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा है कुछ लोगों को। ओवरलैपिंग थियरी का मतलब है हमारे पास एस ऑर्बिटल है, एस सेल है, एस सबसेल है, पी सबसेल है। ये एस दूसरे एस के साथ ओवरलैप करे, ये पी दूसरे पी के साथ ओवरलैप करे, या ये एस पी के साथ ओवरलैप करे। तो क्या होता है, इसी ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है। ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये ओवरलैपिंग मैंने कल बताया था, एक्सियल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। एक्सियल होगी तो सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल होगी तो पाई बॉन्ड। एक बात और यहां पे आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर P सबसेल इस तरह से तो सिग्मा बॉन्ड, अगर P पैरेलल हो जाए पाई बॉन्ड। P में एक एक डंबल रिएक्ट कर रहा है, D में हमने डबल डंबल सुना था, यानी D के अगर चार लोग एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाएं आकर, तो इसको कहा जाता है डेल्टा बॉन्ड, एक नया बॉन्ड। कब बनेगा? जब D सबसेल के चार ऑर्बिटल्स पैरेलली एक दूसरे के अटैचमेंट में आ जाएंगे, ओवरलैपिंग करने लगेंगे, तो उसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो दो तो पढ़े थे, सिग्मा और पाई, एक और आज पता चल गया। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इससे भी हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अगर एक एस है एक पी है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस है दो पी है तो sp2। लेकिन ये ओवरलैपिंग निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरी चीज, यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्टेबल है। तो ओवरलैपिंग के लिए अगर n बढ़ता है, अगर n इंक्रीज कर रहा है, ये n क्या है, जैसे 1s 2p 2s 2p 3s 3p, अगर n बढ़ रहा है तो फिर इनकी स्टेबिलिटी घटती है।
तो फिर इनकी स्टेबिलिटी घटती है। और अगर n सेम है, n सेम है कैसे? 2s 2p, फिर n की वैल्यू तो सेम आ गई, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कोई बताएगा? एनीवन? n का मतलब सेम होने का मतलब है 2s 2p है, 3s 3p है, ऐसे 4s 4p है। तो उस केस में क्या रहेगा? उस केस में ओवरलैपिंग की एनर्जी कैसे चलेगी? यहां पे ये तो n बढ़ रहा है, अगर n सेम हो जाए जैसे 2s 2p, इस केस में एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो sp, वो ऑर्डर क्या होगा? यहां पे ऑर्डर आपका आएगा, वो ऑर्डर क्या होगा? अगर n सेम है, इफ, यहां पे ये ध्यान रखिएगा, इफ n इंक्रीजेस, अगर n इंक्रीज करता जा रहा है तो ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन अगर हमारा n सेम है, उस केस में 2p 2p, फिर 2s 2p एंड 2s, फिर क्या होगा? 2p 1s, फिर क्या होगा? 2s 1s। मतलब अगर n कांस्टेंट है, n नहीं चेंज हो रहा है, पीरियड का नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वहां पे एनर्जी का ऑर्डर pp ps और फिर ss, यानी ये सीक्वेंस आएगा एनर्जी का, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये दोनों क्लियर आपके सामने हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ n इंक्रीजेस, अगर n इंक्रीज होता जाएगा तो आपको क्या लिखना है? 1s 2p इज ग्रेटर देन 2s 2p इज ग्रेटर देन 3s 3p। इन ओवरलैपिंग की एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। इफ n इज कांस्टेंट या n जो है वो सेम है तो फिर क्या होगा? 2p 2p, फिर 2p 2s, फिर 2s 2s, यानी कि अगर n सेम है तो फिर एनर्जी का ऑर्डर इस सीक्वेंस में चलेगा। ये हो गया ओवरलैपिंग थियरी। मेन है अब आपका हाइब्रिडाइजेशन थियरी। इससे क्वेश्चन भी आपको मिलता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? अगर आप टर्म को समझना चाहें, हाइब्रिड बनाना, जैसे आजकल मार्केट में हर चीज हाइब्रिड दिखती ना, कहते हैं ये सब चीज हाइब्रिड है, मतलब मिक्सिंग। ये जो ओवरलैपिंग है यही मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिटल्स को, अलग अलग एनर्जी की सबसेल्स को मिक्स करके, जितनी मिक्स करी जाए उतनी ही नई सेल्स बनाई जाए और वो सेल्स इक्वल एनर्जी की हो, तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कई सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने और हमें मेनली हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा और उनके लोन पेयर्स निकालने रहेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है जो हमारे लिए बहुत सुटेबल होगा। फार्मूला हम H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M प्लस A माइनस C, ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले में कौन क्या है ये पढ़ लें। H का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, H इज हाइब्रिडाइजेशन नंबर। V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, मोनोवैलेंट एटम। और a क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमें सिर्फ संख्या लेनी है, ध्यान रखिएगा। और c क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की हमें सिर्फ संख्या लेनी है। इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, यानी उसमें कितने s, कितने p, कितने d सबसेल्स ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। h का जो भी नंबर आएगा, h का नंबर यहाँ पे 2 to 7 वेरी करेगा, आपके लेवल पे 2 to 7 वेरी करेगा। हम जब भी कुछ लिखेंगे तो स्टार्टिंग s से ही करेंगे, यानी अगर h की वैल्यू हमारी 3 आई है तो 1s 2p, h की वैल्यू अगर 4 आई है तो 1s 3p। यानी जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते थे वैसे ही अब ऑर्बिटल्स लिखी जाएंगी, जब तक सबसेल पूरी ना लिख दी जाए, सारे ऑर्बिटल्स उसके ना आ जाए, तब तक हम उसको लिखेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके आगे चल देंगे। अब H अगर 5 आ जाए तो क्या लिखेंगे? S 1 ही होता है, P में 3 होते हैं, तो अब आगे एक D आ जाएगा, अब D2 आएगा, D3 आएगा। तो इस तरह से H के नंबर से हमको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हर जगह ये अप्लाइड है। लेकिन अगर कभी हमारे पास ट्राइवैलेंट एटम आ जाता है, अगर हमारे पास ट्राइवैलेंट एटम आ जाता है सराउंडिंग में, कैसे ट्राइवैलेंट आ जाता है? जैसे HCN है, अब N ट्राइवैलेंट है, कार्बन के सराउंडिंग है। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हमको निकालना पड़ता है H डैश इज इक्वल टू H माइनस x/2, यानी वो तो हमको करना ही पड़ेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए इतना पोर्शन आपको अलग से लगाना है। यहाँ पे H डैश हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ट्राइवैलेंट एटम है सराउंडिंग में, उनका हाइब्रिडाइजेशन नंबर। H डैश क्या है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ये भी नंबर है ऑफ दैट मॉलिक्यूल, which has सराउंडिंग ट्राइवैलेंट एटम, जिसके सराउंडिंग में ट्राइवैलेंट एटम है। ठीक है, ट्राइवैलेंट एटम। इतनी बात क्लियर हो गई। X क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अटैच्ड ट्राइवैलेंट एटम, नंबर ऑफ अटैच्ड ट्राइवैलेंट एटम। इतनी बात समझ में आ गई तो हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चलता जाएगा। एक फार्मूला और पढ़ना है, फिर आगे हम चलते हैं अपनी थियरी पे। हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में कैसे आएंगे? तो नंबर ऑफ लोन पेयर L इज इक्वल टू होता है H माइनस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। कौन से अटैच्ड? जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम टू द सेंट्रल एटम, टू द सेंट्रल एटम। इससे हमको लोन पेयर पता चल जाएंगे। ये 3 फार्मूले आपके काम के हैं। अब हम पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में जुड़ेगी और 2 sp ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। s की एनर्जी अलग है, p की अलग है, लेकिन दोनों sp की एनर्जी सेम होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स का जब आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, इनका हमेशा H2 आएगा, इनके लोन पेयर हमेशा 0 आएंगे, इनका लोन पेयर हमेशा 0 आएगा। तो फिर अब हम यहां पे बात कर लेते हैं H की वैल्यू, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल, शेप और एग्जाम्पल देखते जाओ। H की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, लोन पेयर 0 रहेगा, शेप इनका लीनियर होगा। लीनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। इसका एग्जाम्पल है CO2,
दूसरा एग्जाम्पल है BeCl2 CO2 और दूसरा एग्जाम्पल है BeCl2 या फिर आप कह सकते हो BeH2, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल है HCl और इसका एग्जाम्पल है N3-। ये एग्जाम्पल है इसके, कोई एक लेकर के आपको दिखा भी देते हैं। सपोज दैट हमको कहा जाए बॉन्ड एंगल बताओ। अच्छा, यहां पे मैंने बॉन्ड एंगल नहीं लिखा, सिर्फ बॉन्ड एंगल यहीं पे ले लेते हैं। बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री, यानी लीनियर से 180 कैसा होता है? लीनियर। CO2 लेते हैं पहले। H की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बाकी कुछ है नहीं इसलिए सब छोड़ देना, 2 आया ना। अब कार्बन के सराउंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन हैं, शेप लीनियर बनना है, तो अब हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहां रखने हैं। 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ, यही शेप बनता है लीनियर। कार्बन पे एक भी फ्री लोन पेयर नहीं बचा। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको N3- का हम एक ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। अगर N3- का हम सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, एक माइनस चार्ज ऐड कर दिया, ये आया कितना? हाफ इंटू 6 यानी कि 3। लेकिन इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये सराउंडिंग में एक नाइट्रोजन के आसपास 2 और नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल वाला छोड़ दिया जाए तो 2 अटैच्ड नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम निकालेंगे H-। ये क्या होगा? H-x/2। H कितना आया है? 3 -2/2 यानी कि 3 - 1 दैट इज 2। और 2 का मतलब sp, और sp का मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? N3- का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये N और ये N, 3 N हो गए, डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया और इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज आया और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल ये तैयार हो जाएगा। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम अगले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, यानी कि एक S और 2 P क्या बनेगा? 3 sp2 बनेंगी, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी। इसके लिए H की वैल्यू क्या आएगी? 3। लोन पेयर्स भी आएंगे, बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे, हम देखते हैं कैसे। H लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। जो हम छोड़ रहे हैं उनका कैलकुलेशन आपको करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज 3 ही होगा। लोन पेयर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इससे ज्यादा लोन पेयर नहीं हो सकता। ऐसे केस में 1 से ज्यादा लोन पेयर नहीं होगा। अगर बॉन्ड एंगल 0 है तो इसका सॉरी लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 120 कहां से है? 3 ऑर्बिटल है, 360 को 3 से डिवाइड किया 120, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो फिर 118 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 1 लोन पेयर रिड्यूसेस, हमेशा नहीं, ये भी एक जनरल चीज है, रिड्यूसेस 2 डिग्री बॉन्ड एंगल, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घटा देता है। अगर 120 डिग्री है तो इसका शेप क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल BF3, BH3, ये एग्जाम्पल इसके हैं। और अगर 118 डिग्री है तो आप कह सकते हो इन्वर्टेड V शेप, उल्टा V जैसा बनता है, इन्वर्टेड V शेप। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? SO2, एग्जाम्पल में SO2। कोई भी आप एक बना के देख सकते हैं। अगर BF3 का हम स्ट्रक्चर बनाएं,
BH3 का बनाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बोरान के और 3 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, ये क्या आ गया 1/2 into 6 दैट इज 3। तो इसका शेप क्या निकलेगा। अब अच्छा लोन पेयर भी देखो, लोन पेयर कितने हैं, H माइनस अटैच्ड एटम, यही फार्मूला था। तो यहाँ पे H कितना है 3, अटैच्ड एटम कितने हैं 3, इसलिए 0। तो ऐसे केस में इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर, यानी बोरान बीचों बीच में एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। अगर इस स्ट्रक्चर को आप ये बना देते हो या फिर ये बना देते हो, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर गलत हैं, यही सही है। ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स दिखने चाहिए। इसके बाद अगला जो आएगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसका मतलब एक s कितने p, 3p। अब आगे से मैं नहीं लिखूंगा, आगे से आपको खुद पता है कितने sp3 बनेंगे, 4 sp3। इसके लिए H की वैल्यू, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4, लोन पेयर 0, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका शेप क्या होगा, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल शेप कैसा होता है जानते हो, टेट्राहीड्रल शेप ये आता है, ये है टेट्राहीड्रल शेप। ये बनता है किसमें, CH4 में। अगर 4 ही है, इसका H तो कांस्टेंट रहेगा, लोन पेयर 1 है, तो ये 107 डिग्री 28 मिनट, 2 डिग्री घट गया, तो इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये शेप कौन सा है, ये NH3 का शेप होता है, अमोनिया का। कैसा होता है देखो, ये ऊपर एक लोन पेयर बनेगा, यहां से इस तरह से 3 निकलेंगे, एक पिरामिड बनेगा और ट्राइगोनल रहेगा। 4 ही है, अगर 2 लोन पेयर है तो 105 डिग्री 28 मिनट। वाटर के केस में घट जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप। इसका एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर 2 आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब हम सिर्फ आपको बताते जा रहे हैं कौन से हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल क्या हैं और उसमें क्या होता है। अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d, समझ गए होंगे, एक S 3p और एक D, यानी कि 5 बनेंगी कौन सी, sp3d, 5 इक्वल एनर्जी लेवल की। इनके लिए H, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। अदर भी बहुत एग्जाम्पल है, कुछ जनरल है वो मैं लिख रहा हूं। H की वैल्यू 5, लोन पेयर 0, बॉन्ड एंगल 3 होंगे 120 डिग्री पे और 2 होंगे 90 डिग्री पे। अब ये कैसे आया ये समझ लीजिए आप। अगर हम आपसे बात करें, ये एक बुक है, इस बुक को देखिए, इस बुक का ये एक प्लेन है, इस बुक का ये एक प्लेन है, 3 बॉन्ड ये आपके एक प्लेन में हो गए, 3 बॉन्ड एक प्लेन में हो गए और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे लगा है, एक परपेंडिकुलर इसके नीचे लगा है। तो परपेंडिकुलर जो ऊपर है, जो नीचे है, ये दोनों बाकी के 3 से 90 डिग्री पे हैं, और ये जो ऊपर नीचे है दीज आर एक्सियल एंड जो सॉरी इक्वेटोरियल, और जो एक ही प्लेन में है वो सारे एक्सियल कहलाते हैं। जो 3 एक प्लेन में है वो एक्सियल और जो 2 एक प्लेन में है वो इक्वेटोरियल कहलाते हैं। इसका शेप बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ठीक है, कुछ देखने में आपको ऐसा लगेगा, एक ये ऊपर है एक नीचे, तो ट्राइगन अलग बनता है और इस ट्राइगन से एक पिरामिड ऊपर निकलता है, एक पिरामिड नीचे निकलता है। ये इसका एग्जाम्पल है PCl5। क्या है? PCl5। और देखते हैं, अगर दूसरा देखें तो 5, अगर एक लोन पेयर आए तो सबसे पहले लोन पेयर जो इक्वेटोरियल प्लेन में थे उनमें से एक हटेगा, तो अब बॉन्ड एंगल लिखना नहीं है, उस समय शेप ये हो जाएगा, लोन पेयर इसके ऊपर। एक तरह से ये वो झूला है जिसपे हम बैठ के झूलते हैं पार्क वगैरह में, इसको कहते हैं सी शॉ शेप। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत कॉमन चीज है, इसका एग्जाम्पल आएगा SF4। ठीक है, और अगर दो लोन पेयर आ जाए तो ये और रिपल होके रिपल्सन और हैवी हो जाता है और ये टी शेप का हो जाता है। कैसा? टी शेप का। 3 लोन पेयर आ गए, इसको कहते हैं टी शेप। क्या एग्जाम्पल आपको दिखेगा? ये हो जाएगा ICl3। फिर 3 लोन पेयर भी हो सकते हैं। 3 लोन पेयर हो जाने पे ये डिस्टॉर्टेड लीनियर ही हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड लीनियर। इसको हम डिस्टॉर्टेड लीनियर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है XeF2। बहुत पूछे जाते हैं ये, किस मॉलिक्यूल का क्या शेप है, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, उसी शेप में लोन पेयर उसी जगह पे आपको बनाने हैं, अदरवाइज बोर्ड में भी नंबर हटेंगे और इंटरनल में भी आपके नंबर कट सकते हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे पास आता है sp3d2। एक S 3p और 2d यानी 6 मिलेंगे sp3d2। इसके लिए H L बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। H की वैल्यू हमेशा 6, लोन पेयर 0, तो बॉन्ड एंगल सारे के सारे 90 डिग्री। कैसे? 2 तो इक्वेटोरियल थे, 4 जो एक्सियल हो जाएंगे वो 4 हैं, 360/4 90 डिग्री आएगा। तो इसका शेप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसका शेप स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर पे 2 पिरामिड आएंगे, एक पिरामिड एक साइड और दूसरा पिरामिड दूसरी साइड। इसको हम कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसका मतलब ये शेप पहले भी पढ़ा है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल SF6। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको मिलेंगे। हमारे पास H की वैल्यू 6, लोन पेयर 1, बॉन्ड एंगल आप भूल जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर, और स्क्वायर पे एक साइड लोन पेयर और एक पिरामिडल, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये आपका हो जाएगा ICl5। ICl5। एक और इसमें बनेगा, 6 है लेकिन 2 लोन पेयर हैं, तो फिर हमारा स्क्वायर तो बना, लेकिन इस स्क्वायर पे दोनों साइड लोन पेयर, दोनों साइड लोन पेयर, यानी कि ये हो गया क्या? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल XeF4। XeF4। इसके बाद एक और हाइब्रिडाइजेशन लास्ट ये आपका आता है, ये होता है sp3d3। sp3d3। इसमें H की वैल्यू, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। H की वैल्यू 7, लोन पेयर 0, बॉन्ड एंगल 5 बनेंगे 72 डिग्री के,
जो एक्सियल होंगे, और 2 इक्वेटोरियल वो 90 डिग्री। इसका शेप बनता क्या है, एक पेंटागन बनेगा और पेंटागन के बाद बाई पिरामिडल बनेगा, यानी पेंटागन पे एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे, 2 पिरामिड बनेंगे। इसको हम कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है IF7। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है 7, एक लोन पेयर। अब ये बनता है पेंटागोनल, एक लोन पेयर आ जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। और यहां पे एग्जाम्पल आता है XEF6, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतने सारे आपको बता दिए, सबका स्ट्रक्चर एक बार आप करके देखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और कुछ अलग से एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही है, नहीं लगता है तो आप हमसे पूछेंगे। XeO2F2, XeO3, XeOF4, ये 3 जिनान के कंपाउंड हैं जो आपको करने हैं। ये आपका आज ओवरलैपिंग के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी खत्म होता है। इसके बाद आपको अभी इसमें फॉर्मल चार्ज पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़नी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। यानी 2 लेक्चर अभी और आपको पढ़ने हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन आज आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 3D फार्मूला आपको याद जरूर रखना है। थैंक यू।